नमस्कार बच्चों, कैसे हैं भाई आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बस अस्त व्यस्त नहीं होंगे। ओके, तो चलिए, आप लोग इन दिनों घरों में रह करके वीडियो लेक्चर के थ्रू अपने स्टडीज़ को कंटिन्यूसली एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से सीखते जा रहे हैं। और इसी क्रम में मैं संतोष पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में। और अब हम लोग यहाँ पर आज के लेक्चर में पढ़ेंगे एवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ और एविडेंसेस को। तो आपकी क्लास, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हिंदी मीडियम की क्लास है, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ हिंदी मीडियम। तो हिंदी मीडियम की इस क्लास में आपका स्वागत है, समझ रहे हैं ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम लोग लास्ट लेक्चर में, आपको याद होगा, हम लोगों ने जो एविडेंस पढ़ा था वो था एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, अर्थात तुलनात्मक बाह्य आकारिकी एवं आंतरिक संरचना से उद्विकास के प्रमाण। अब जो दूसरा एविडेंस है, इसके बाद में उसमें हम लोगों ने कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, पैरेलल इवोल्यूशन, इसको भी स्टडी कर लिया था। अब आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एक और एविडेंस लेते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे भ्रमणकी से उद्विकास के प्रमाण। तो यहाँ पर हम लोग सेकेंड एविडेंस लेने जा रहे हैं, यहाँ लेंगे भ्रमणकी से उद्विकास के प्रमाण। तो यहां पर आप देख पाएंगे क्या कंडीशन होगी। एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी, तो ये कहानी आप देख पाएंगे। अब सवाल उठता है कि हम लोग देखें कि क्या कंडीशन हो रही है, यहां पर समझें इसको। तो इसमें आप देखिए भ्रमणकी से उद्विकास के प्रमाण क्या एविडेंस है, आइए इसको समझते हैं। देखिए, भ्रमणकी का अर्थ अगर हम लोग देखें या एम्ब्रियोलॉजी का मीनिंग हम लोग देखें, तो इसका अर्थ होता है कि भ्रूण का अध्ययन। तो ये कहानी हम लोग यहां पर देख सकते हैं। अब इसमें हम लोग देखें, संभवतः बात करें कि क्या क्या इसके अध्ययन से एविडेंस मिलते हैं। तो कई एविडेंस मिलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग डिस्कस करें तो पहला एविडेंस तो ये है कि जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं, बहुकोशिकीय जंतु होते हैं, सभी की आरंभिक भ्रूणावस्थाएं समान होती हैं। तो आप लिखेंगे फर्स्ट, यहां हम देखें कि सभी जंतुओं की आरंभिक भ्रूणावस्थाओं में समानता। इस तरह से पहली कंडीशन ये देख लेंगे। दूसरे नंबर पर हम लोग देखें क्या कहानी हो रही है, तो इसको आप समझें। यहां पर देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए इसका एग्जाम्पल भी हम लोग ले सकते हैं। जैसे यहां पर देखेंगे जाइगोट, जाइगोट के बाद में क्या बनता है जी, मॉरूला, मॉरूला के बाद में क्या बनता है जी, तो आप कहेंगे ब्लास्टुला, एंड इसके बाद में आप देखेंगे गैस्ट्रुला। अब गैस्ट्रुला जो होता है वो द्विस्तरीय होता है, पोरीफेरेंस में, नाइडेरियंस में, टीनोफोरंस में। इसके बाद आगे होता है त्रिस्तरीय। तो यहाँ पर आप देखेंगे, हम बात करेंगे
द्विस्तरीय या त्रिस्तरीय, इस तरह से हम लोग देख पाएंगे। ये हो जाएगा। सभी जंतुओं के आरंभिक भ्रूणावस्थाएं इस तरह से समान क्रम में चलती हैं। तो इसके बाद में दूसरी स्थिति देखेंगे। तो इसमें आप कहेंगे जो कशेरुकी होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं, इन सभी वर्टिब्रेट्स की भ्रूणावस्थाओं में कुछ समानताएं पाई जाती हैं। तो ये भी एक प्रमाण मिलता है कि सभी वर्टिब्रेट्स का विकास एक समान पूर्वजीय विकासीय रेखा से होकर के हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे कि सभी कशेरुकियों के भ्रूणों में समानताओं का पाया जाना, जैसे मछली, या कह लेंगे कि मछली उभयचर सरीसृप, जैसे मछली उभयचर सरीसृप, इसी के साथ साथ यहां पर हम लोग देखें पक्षी स्तनी के भ्रूण में या भ्रूण की कुछ प्रावस्थाओं में क्या होते हैं, निम्न लक्षण या निम्न समानताएं होती हैं। निम्न समानताएं होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि कैसी समानताएं, तो अर्थात इन देखेंगे जैसे हम बात करेंगे क्लोम दरारों का पाया जाना। एक तो गिलसिट्स पाई जाएगी सभी में, क्लियर है ना। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि सभी में टेल पाई जाएगी, पूंछ का पाया जाना। तो आप देखेंगे पूंछ का पाया जाना। इसके साथ साथ और क्या, तो आप लिखेंगे नोटोकॉर्ड का पाया जाना। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि नोटोकॉर्ड का पाया जाना। तो ये सारी बातें अगर हम लोग देखें तो इसमें देख सकते हैं हम लोग कि ये कहानियां यहां पर हो रही हैं। क्लोम दरारों का पाया जाना, पूंछ का पाया जाना, नोटोकॉर्ड का पाया जाना, ओके। और इसी के साथ साथ देखेंगे तो ये सभी कशेरुकियों के भ्रूण में समान लक्षणों का पाया जाना, ये साबित करता है कि सभी कशेरुकियों की पूर्वजीय विकासीय रेखा एक जैसी होती है। क्लियर। इसी के साथ साथ यहां पर हम लोग देखेंगे तो ये तो कुछ बातें हुई इससे रिलेटेड, कुछ और भी चीजें हैं जिनको हम लोग अभी आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे की बात करेंगे। तो इसको लेते हैं तीसरा पॉइंट हम लोग ले लेते हैं थर्ड पॉइंट यहां पर देख लेंगे भ्रूण में
पूर्वजीय लक्षणों का पाया जाना, जैसे ये भी देखा गया है कि भ्रूण में कुछ पूर्वजों के लक्षण भी विकसित होते हैं कुछ समय के लिए। तो जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखें, पक्षियों के भ्रूण में ध्यान दीजिएगा, पक्षियों के भ्रूण में कुछ समय के लिए दंत कलिकाओं का विकसित होना। पक्षियों के जो एम्ब्रियो होते हैं ना, उनमें कुछ समय के लिए छोटी छोटी टीथ बड्स डेवलप करती हैं, और ये दंत कलिकाओं का विकसित होना ये प्रमाणित करता है कि पक्षियों का विकास किसी ऐसे पूर्वज से हुआ है जिस पूर्वज में दांत उपस्थित थे। तो आप देखेंगे दंत कलिकाओं का होना, ये हो गया। फिर इसी के साथ साथ आप देखेंगे व्हेल के भ्रूण में कुछ समय के लिए शरीर रोमों अर्थात बॉडी हेयर्स का विकसित होना, इस तरह से भी आप देख सकते हैं। क्लियर है ना? तो ये विकास भी आप देख सकते हैं कि एम्ब्रियो में, व्हेल के एम्ब्रियो में पाया जाता है, जिनमें एक्चुअल में क्या नहीं होते, तो हम कहेंगे कि एक्चुअल में तो इनमें बॉडी पर हेयर्स नहीं होते, लेकिन भ्रूणावस्था में बॉडी हेयर का कुछ समय के लिए उत्पन्न होना यह प्रमाणित करता है कि व्हेल का विकास भी ऐसे पूर्वज से हुआ है जिसमें बॉडी हेयर्स उपस्थित थे। तो इस तरह की बातें की जाती हैं। अब यहां पर आप देखेंगे, ध्यान दीजिए, एम्ब्रियोलॉजी, या हम बात करें लॉज ऑफ एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूणकी से संबंधित नियम, इस तरह से यहां पर आप देख पाएंगे। तो क्या कहानी है, इसको आप समझें। तो इसमें हम लोग आसानी से देख लेंगे कि इसमें मुख्य रूप से दो नियम आपको पढ़ने होते हैं। एक तो हिकेल का बायोजेनेटिक नियम और दूसरा वॉन बेयर का नियम, ठीक है ना? तो इसमें आप लिखेंगे बेयर्स लॉ या बेयर का नियम, वॉन बेयर फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, द्वारा प्रस्तुत। इस तरह से इसको आप देख पाएंगे, क्या कहानी होगी, समझें इसको। तो यहां पर देखेंगे वॉन बेयर, ठीक है ना? तो सिंपली यहां पर देख पाएंगे
कि इन्होंने अब क्या किया, क्या कहा था इन्होंने, तो आप देखेंगे इस नियम के अनुसार अब देखेंगे क्या कहता है ये नियम। तो आइए देखते हैं। भ्रूणीय विकास के समय ध्यान दीजिएगा, भ्रूणीय विकास के समय जीवधारी के सामान्य लक्षण। अब सवाल उठता है कि सामान्य लक्षण हम किसको मानते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, मैं आपको बताऊं, सामान्य लक्षण अर्थात बड़े जंतु समूह का लक्षण। अपेक्षाकृत बड़े जंतु समूह का लक्षण पहले विकसित होता है, पहले तथा विशिष्ट लक्षण। अब विशिष्ट लक्षण के लिए आप कहेंगे अपेक्षाकृत छोटे जंतु समूह का लक्षण। छोटे जंतु समूह का लक्षण तो आप देखेंगे बाद में विकसित होते हैं। बाद में विकसित होते हैं। तो ये बात इन्होंने बताया। एग्जाम्पल इसका अगर हम लेना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम लोगों में, जैसे मनुष्य में हम लोग क्या हैं, मैमल्स हैं और हम लोग कशेरुकी भी हैं। तो हम लोगों में कशेरुक दंड का पाया जाना या वर्टिब्रल कॉलम का पाया जाना किसका कैरेक्टर है, तो आप कहेंगे वर्टिब्रेटा का कैरेक्टर है। और हम लोगों में बॉडी हेयर्स का पाया जाना किसका कैरेक्टर है जी, ये मैमल्स का कैरेक्टर है। तो जरा सोचिए कि वर्टिब्रेटा बड़ा जंतु समूह है या मैमेलिया बड़ा जंतु समूह है, तो आप कहेंगे वर्टिब्रेटा बड़ा जंतु समूह है। इसीलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो वर्टिब्रेटा से संबंधित लक्षण होंगे उनको सामान्य लक्षण कहा जाएगा, जनरलाइज्ड कैरेक्टर कहा जाएगा। और जो हमारे केस में, ह्यूमन के केस में, जो मैमेलिया से संबंधित लक्षण होंगे वो विशिष्ट लक्षण होंगे। क्लियर है ना। तो इसीलिए वर्टिब्रल कॉलम का इस नियम के अनुसार सामान्य लक्षण के रूप में वर्टिब्रल कॉलम का विकास पहले होगा और बॉडी हेयर्स का विकास भ्रूणीय विकास के समय बाद में होगा। ठीक है ना। इस नियम का मतलब आप शायद समझ गए होंगे। फिर इसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें कि अगर हम अपने शरीर में मैमेलिया का लक्षण और प्राइमेट्स का लक्षण इन दोनों की तुलना करें तो हमारा सामान्य लक्षण इन दोनों में से कौन हो जाएगा, जो बड़ा जंतु समूह है। अर्थात मैमेलिया का कैरेक्टर तब जनरलाइज्ड कैरेक्टर मान लिया जाएगा हमारा, और इन केस हम लोग प्राइमेट्स की बात करेंगे तो प्राइमेट्स से संबंधित जो कैरेक्टर होगा वो हमारा स्पेसिफिक कैरेक्टर होगा। अर्थात मनुष्य के भ्रूणीय विकास के समय पहले एनिमल के कैरेक्टर डेवलप होंगे, फिर वर्टिब्रेट के कैरेक्टर डेवलप होंगे, फिर मैमल्स के कैरेक्टर डेवलप होंगे एंड इन द लास्ट प्राइमेट्स के कैरेक्टर डेवलप होंगे। तो इस तरह का विकासीय क्रम देखा जाता है। इसी विकासीय क्रम को ये नियम बताता है। और यहाँ पर हम एक चीज और बताएंगे, यहाँ पर देखेंगे इन्होंने एक बात और बताई थी। तो इसमें आप लिखेंगे
इन्होंने यह भी बताया कि जी हाँ, इन्होंने यह भी बताया कि भ्रूणी विकास के समय जी हाँ, भ्रूणी विकास के समय जी हाँ, बताइए किसको दोहराया जाता है? पूर्वज के वयस्क लक्षणों को दोहराया जाता है या पूर्वज के भ्रूणीय लक्षणों को दोहराया जाता है? तो आप लिखेंगी पूर्वजों के केवल भ्रूणीय लक्षणों को दोहराया जाता है। ये कहानी आप यहां पर देख पाएंगे, ये कहानी आप यहां पर समझ पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इन चीजों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए इसके बाद की बात करते हैं हम लोग। तो ये तो हुआ किसका नियम? बेयर का नियम। और यहां पर आप ध्यान दें, इस तरह की बात करेंगे। अब दूसरा जो नियम है यहां पर आप देखेंगे, ये तो हो गया फर्स्ट। अब सेकेंड लॉ की बात करेंगे, एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड हम दूसरा नियम देखेंगे। तो आइए देखते हैं सेकेंड लॉ। हाँ जी, अब सेकेंड लॉ की बात करेंगे हम लोग। तो इसमें आप देखेंगे बायोजेनेटिक नियम या बायोजेनेटिक लॉ। तो इसमें सिंपली हम लोग देख पाएंगे क्या कहानी होगी। तो इसमें देख पाएंगे कि बायोजेनेटिक लॉ की बात करेंगे तो क्या है, किसने प्रपोज किया? तो आप कहेंगे प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हैकेल। जी हाँ, किसने प्रपोज किया जी? अर्नस्ट हैकेल ने प्रपोज किया। तो अर्नस्ट हैकेल ने प्रपोज किया। तो आप देखिए इसको थोड़ा सा कि ये नियम क्या कहता है। तो आप देखिए इस नियम के अनुसार जी हाँ, अब क्या कहता है ये नियम, इसको हम लोग देखें। तो आप लिखेंगे
जी हाँ, आप देखेंगे जीवन वृत्ति के समय जाति वृत्ति अर्थात जाति का उद्विकासी इतिहास, समझ रहे ना, दोहराया जाता है। तो अब सवाल उठता है कि इसी को इंग्लिश में कहा जाता है कि देखिए ऑन्टोजेनी रिपीट्स टू फाइलोजेनी। अब सवाल उठता है कि ऑन्टोजेनी का अर्थ क्या है। तो ऑन्टोजेनी का अर्थ होता है बच्चों कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और आप ध्यान दें फाइलोजेनी का अर्थ क्या होता है। तो फाइलोजेनी का अर्थ होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ए स्पीसीज, और ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, और ये अर्थ हो जाएगा। और इसका अर्थ हो जाएगा, आप देखिए जी हाँ, तो आप समझ रहे हैं ना, इन सेंटेंस का जो मीनिंग निकल करके आ रहा है, हमारे पास क्या निकल करके आ रहा है। तो इस नियम का, इसका मीनिंग निकल के आ रहा है कि जीवधारी के भ्रूणीय विकास के समय उसके जातीय विकास या जातीय उद्विकास को दोहराया जाता है। तो ये कहानी हो जाएगी। तो इस तरह से आप देख पाएंगे इन चीज़ों को, ठीक है ना। तो देखिए इस नियम के अनुसार जीवधारी के भ्रूणीय विकास, अब भ्रूणीय विकास का अर्थ क्या है जी। इसका अर्थ है, आप देखेंगे जाति वृत्ति नहीं, जीवन वृत्ति, जीवन वृत्ति। और ध्यान दें जातीय उद्विकास अर्थात जाति वृत्ति, जी हाँ, इसको अच्छे से आपको समझना होगा, को दोहराया जाता है। इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसी चीज़ को ऑन्टोजेनी रिपीट्स टू फाइलोजेनी, इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन दोनों नियम को आपने देख लिया होगा। और यहां पर आप देखेंगे, यहां पर नोट करके एक पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूं। नीचे आप ये भी ऐड करेंगे नोट करके। तो इसमें क्या लिखना होगा, आपको सीधे सीधे लिखना होगा कि बायोजेनेटिक नियम को, जी हाँ, आप देख लीजिए कि क्या कहानी होगी। तो आप कहेंगे बायोजेनेटिक नियम को क्या कहा जाता है। बाद में रिकैपिचुलेशन सिद्धांत या रिकैपिचुलेशन थियरी भी कहा गया। तो इस तरह से आप देखेंगे रिकैपिचुलेशन थियरी या रिकैपिचुलेशन सिद्धांत भी कहा गया। और यहाँ पर इसका स्टेटमेंट है, दैट इज वही चीज़ जो यहाँ पर आपने पढ़ा, क्या, ऑन्टोजेनी
recapitulates the phylogeny। और ये किसने प्रपोज किया? तो आप कहेंगे बाई हिकेल। हिकेल ने ही इसको भी प्रपोज किया। तो इस तरह से आप देखेंगे ना कि ये चीजें यहां पर आप समझ सकते हैं। तो इस तरह की कहानियां आपके सामने हैं और ये है एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड एविडेंस। क्लियर? तो एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड जो एविडेंसेस थे, इनमें आपको ये भी मैं बता दूं नोट करके, यहां पर आप लिखेंगे बाद में बेयर की इस बात को अधिक सही पाया गया है कि भ्रूणीय विकास के समय तो यहां पर आप देखेंगे क्या हुआ होता है। तो आप लिखेंगे पूर्वज की वयस्क लक्षणों के स्थान पर उनके भ्रूणीय लक्षणों को दोहराया जाता है। भ्रूणीय लक्षणों को दोहराया जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखें तो इस तरह से इन चीज़ों को देख सकते हैं, इन चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। ओके, तो ये सारी बातें थी एम्ब्रियोलॉजिकल लॉ से रिलेटेड या लॉ ऑफ एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड। क्लियर है ना? तो अब इसके बाद में आइए कुछ और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना? जी हाँ, अब हमारे सामने एक और एविडेंस आएगा और उस एविडेंस का नाम है जैव भौगोलिक वितरणकी से उद्विकास के प्रमाण। तो यहाँ पर आप देखेंगे जी हाँ, ध्यान दीजिए, जैव भौगोलिक वितरणकी से उद्विकास के प्रमाण। अब सवाल उठता है कि इसे क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे कि एविडेंसेस फ्रॉम बायोजियोग्राफी। जी हाँ, आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि एविडेंसेस फ्रॉम बायोजियोग्राफी। अब बायोजियोग्राफी की अगर हम बात करें तो बायोस मीन्स लाइफ, जियो मीन्स पृथ्वी और ग्राफी मीन्स होता है लिखावट। जी हाँ,
तो इन 3 शब्दों से बना हुआ है ये शब्द, अर्थात यहां पर ध्यान देंगे। अब जैव भौगोलिक वितरणिकी ये क्या है? तो सिंपल सी बात है कि पृथ्वी पर जीवधारियों के वितरण का जो प्रारूप होता है उसका अध्ययन जैव भौगोलिक वितरणिकी कहलाता है या बायोजियोग्राफी कहलाता है। तो इसमें आप लिखेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि बायोजियोग्राफी, तो यहाँ पर देखेंगे बायोजियोग्राफी की बात करेंगे तो इसमें देखेंगे क्या कहेंगे, तो लिखेंगे पृथ्वी पर जीवधारियों के वितरण से संबंधित अध्ययन। तो इस तरह से आप देखेंगे। इसको हिंदी में भी आप चाहें तो आप लिख सकते हैं जैव भौगोलिक वितरणिकी तो ये कहानी आप देख पाएंगे, इन चीज़ों को आप आसानी से समझ पाएंगे। तो इसको आप देखिए कि पृथ्वी पर जीवधारियों के वितरण से संबंधित जो अध्ययन है उसे बायोजियोग्राफी कहेंगे या जैव भौगोलिक वितरणिकी कहते हैं। अब इससे संबंधित कौन कौन से प्रमाण पाए जाते हैं, किस किस तरह के एविडेंस हैं, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डील करेंगे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इसमें आप लिखेंगे कि इस अध्ययन से विकास के निम्नलिखित प्रमाण हैं। निम्नलिखित प्रमाण हैं, ये कहानी हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि इसमें हम लोग देखें कि क्या प्रमाण हैं, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए जी हाँ, पहला नंबर जैव भौगोलिक क्षेत्रों के निर्माण से प्रमाण। तो इसमें आप लिखेंगे जैव भौगोलिक क्षेत्रों से विकास के या क्षेत्रों के निर्माण से प्रमाण। तो ये कहानी होगी। अब सवाल ये उठता है कि जैव भौगोलिक क्षेत्रों के निर्माण से क्या प्रमाण है, तो आप देखेंगे इसको हम लोग देख सकते हैं कि एविडेंसेस फ्रॉम बायोजियोग्राफिकल रीम्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे बायोजियोग्राफिकल रीम्स की बात करेंगे तो इसमें हम लोग देखें तो ये कहानी हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि ये होते क्या हैं, तो मैं आपको बताऊं। जैसे आप सिंपली देखिए, मान लीजिए ये नॉर्थ अमेरिका है और ये सपोज करिए साउथ अमेरिका है, ये
अफ्रीका है, और फिर इसके बाद में आप देखेंगे ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, इधर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और इसके बाद में इधर यूरोप और ये एशिया का पार्ट हो जाएगा। तो ये सारे हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स की बात की जाती है। तो क्या इन सभी रीजन में जीवधारियों का फैलाव या जीवधारियों का पाया जाना समान है? नहीं, अलग अलग है। और जीवधारियों के फैलाव या पाए जाने के आधार पर इन क्षेत्रों को 6 जैव भौगोलिक भागों में बांटा गया, जिन्हें जैव भौगोलिक क्षेत्र कहते हैं। तो आप देखेंगे एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाता है, तीसरा आप देखेंगे मैं बात करूं तो तीसरा यहाँ पर मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूँ, तो थर्ड क्या हो जाएगा जी? थर्ड ये हो जाएगा। और फोर्थ में आप देखेंगे तो फोर्थ में ये वाला पार्ट आ जाएगा, इस तरह से। और यहाँ पर आप देखेंगे फिफ्थ जो होगा, फिफ्थ में ये वाला पार्ट आ जाएगा, और सिक्स्थ होगा, इसमें ये ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग जीव भौगोलिक क्षेत्र पाए जाते हैं। अर्थात यहाँ पर हम लोग देखें ये क्या है जी? ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है यूरोप, ये क्या है? एशिया, और इसके बाद में आप देखेंगे साउथ हिमालयन एशिया, या यहाँ मैं बात करूँ तो ये हो गया हिमालय, और ये है साउथ एशिया, ये है ऑस्ट्रेलिया, और ये है सहारा, और ये है अफ्रीका। तो कुल मिलाकर के ये स्टोरी हमारे सामने आती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो 6 जियोग्राफिकल रीजन हैं, इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, और ये कैसे बने हैं। तो वैज्ञानिक ये मानते हैं, और ये सिद्ध भी हो चुका है कि बहुत पहले, कार्बोनिफेरस पीरियड के पहले, अब आप कहेंगे कार्बोनिफेरस पीरियड क्या है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक समय अवधि है, जैसे हम लोगों के यहाँ हिंदी में सतयुग, द्वापर, त्रेता युग और कलयुग कहा जाता है। इसी तरह से जियोग्राफी की लैंग्वेज में या बायोलॉजी की लैंग्वेज में हम बात करें तो समय को अलग अलग आवर्तों में विभाजित किया गया है। उन्हीं में से एक विशेष समय अवधि है जिसको कहा जाता है कार्बोनिफेरस पीरियड। तो कार्बोनिफेरस पीरियड के पहले पृथ्वी का जितना ये स्थलीय भूभाग था, ये सब आपस में जुड़ा हुआ था, अकेला भूभाग था। उस अकेले भूभाग को पैंजिया कहा गया है। क्या कहा गया है जी? पैंजिया। और उसी पैंजिया के अलग अलग भागों में विभाजित होने के फलस्वरूप इन महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, या इन जैव भौगोलिक क्षेत्रों का निर्माण हुआ है। और ध्यान दें, पैंजिया से महाद्वीपों के बनने की प्रक्रिया को महाद्वीपीय विचलन कहा गया है। तो आप ध्यान दीजिए कि आप बात करेंगे तो सिंपली यहां पर कहेंगे यहां मैं बात करूं पैंजिया, जी हाँ, आपको ध्यान देना होगा। यहां पर देखेंगे पैंजिया, और यहां पर मैंने लिखा ये क्या है, तो आप कहेंगे पृथ्वी का एकल व विशाल स्थलीय क्षेत्र।
स्थलीय क्षेत्र। तो ये कहानी हो जाएगी यहाँ पर। अब सवाल ये उठता है कि ये हो गया, अब इसमें आप देखेंगे महाद्वीपीय विचलन किस समय? तो आप कहेंगे कार्बोनीफेरस कल्प के समय। तो अब इससे क्या हुआ? तो इससे हुआ, ध्यान दें, विभिन्न महाद्वीपों का निर्माण। अब विभिन्न महाद्वीपों का निर्माण अगर हो गया तो इसमें आप देखेंगे इसके फलस्वरूप, ध्यान दीजिएगा कि इस निर्माण को विभाजित किया गया है किसमें जी? तो आप देखेंगे 6 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में। किसमें? 6 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में इनको विभाजित किया गया है, जो हैं, अब यहां पर आप देखेंगे तो सवाल उठता है कि ये कौन है? तो इन क्षेत्रों को अब हम लोग आगे देखेंगे कि कौन कौन से हैं जैव भौगोलिक क्षेत्र। तो इसे साफ कर लेते हैं, मिटा लेते हैं, फिर उसके बाद में बात करते हैं। हाँ जी, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या? तो इसमें आप देखेंगे जैव भौगोलिक क्षेत्र या बायोजियोग्राफिकल रीम्स। तो इसमें देखेंगे ना कि कौन कौन से हैं। तो देखेंगे नियार्कटिक रीजन, या इसको हम कहेंगे नियार्कटिक क्षेत्र, ये। और नियार्कटिक क्षेत्र क्या है? ये है। यहां पर आप देखेंगे और इसके बाद में अफ्रीका में ये है, इथियोपियन रीजन। और यहाँ पर हम बात करेंगे तो इसको आप देखिएगा कि ये है नियोट्रॉपिकल रीजन। ये यहाँ पर आप देखेंगे यूरोप और एशिया में। पैलियार्कटिक रीजन, और ये है ओरिएंटल रीजन। और यहाँ ऑस्ट्रेलियन रीजन की बात करेंगे तो इसका सेम नाम है, ठीक है ना, इसे कहेंगे ऑस्ट्रेलियन रीजन। अब सवाल उठता है ना कि यहाँ पर देखेंगे
नियार्कटिक रीजन, दूसरा आप देखेंगे बी, हिंदी में ही मैं लिख दे रहा हूं आपकी सुविधा के लिए, नियोट्रॉपिकल क्षेत्र, सी यहां पर देखेंगे इथियोपियन क्षेत्र, इथियोपियन क्षेत्र। इसी के साथ साथ आगे की बात हम लोग चलाएं तो यहां पर आप देखेंगे क्या कहानी होगी, डी, पैलियार्कटिक, और फिर इसके बाद में आप देखेंगे ओरिएंटल क्षेत्र, और फिर इसके बाद में यहां पर देखेंगे ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र। तो ये कहानी होगी। इस तरह से हम लोग देखें कि ये 6 बायोजियोग्राफिकल रीजन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर हम लोग देखें तो अब देखेंगे नियार्कटिक रीजन में क्या है, तो इसमें हम लोगों को कहना होगा क्या, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर देखेंगे साउथ अमेरिका, साथ में इथियोपियन में लिखेंगे तो अफ्रीका का अधिकांश भाग, अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखिए अफ्रीका का सहारा और अफ्रीका का कुछ भाग इसमें पैलियार्कटिक रीजन में भी पाया जा रहा है। ठीक इसी तरह से तो इसमें आप देखेंगे यूरोप व हिमालय के उत्तर का एशिया, और यहाँ पर लिखेंगे भारत व आसपास के क्षेत्र, ये भी आ जाएगा, साथ में ऑस्ट्रेलिया। तो ये कहानी यहाँ पर आ जाती है आपके सामने। क्लियर है ना? तो ठीक है बच्चों, आज यहाँ तक आप कंप्लीट करिए। इसके बाद में आगे मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में आगे की बातें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ते रहिए। जो डाउट्स हों उनको आप हेल्पलाइन के थ्रू पूछते रहिए, हम लोग उसका रिप्लाई आपको करते रहेंगे। और आने वाले अपने टेस्ट के लिए धीरे धीरे तैयार होते रहिए। अर्थात जो आपकी PDF फाइल अपलोड की गई है साइट पर, उसको डाउनलोड कर लीजिए और आराम से उसके जो क्वेश्चंस हैं उसको निकालते रहिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन आपका सॉल्व होने लगेगा धीरे धीरे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा, अपने आप सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो दीजिए मुझे इजाज़त, ताकि अगले लेक्चर में फिर से मैं आपके साथ मिल सकूं। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय CLC।